अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जी, नॉवल का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। नॉवल का नाम है दिल चुरा लिया, दिल तूने चुरा लिया और इसको लिखा है ज़ुन्निर शाह ने। और नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी-सी दरख्वास्त कि अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और ज़रूर बताएँ कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। और इसके साथ-साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हेल्प करें। चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं। और नॉवल शुरू करने के साथ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और भी है कि मेरा जो है वो गला बहुत सीवियर किस्म का ख़राब है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, जिस वजह से ये वीडियोज़ नहीं आ रही हैं बाकायदगी से, अप डाउन चल रहा है वीडियोज़ में। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी। तो जैसे मेरा गला ठीक होगा फिर मैं बाकायदगी से रेगुलरली, जैसे पहले मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, मैं वैसे ही दोबारा से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। उसकी आवाज़ में तड़प थी। मारिया चुप कर जाओ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ मेरी जान, इसको इस तरह मारिया चुप कर जाओ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ मेरी जान। इसको इस तरह बिलखते देखकर माहीन के भी आंसू बहने लगे। नहीं भाभी नहीं, मुझे बचपन में ही ये बावर करा दिया गया कि आशिर मुर्तज़ा मेरा नसीब है, सिर्फ मेरा। फिर मैंने बचपन से सिर्फ इसे ही चाहा, सिर्फ इसे ही सोचा। इस पर अपना हक समझकर इसकी मोहब्बत मांगती रही अल्लाह से। और आज वो मुझे कह कर गया है कि इसे मुझसे मोहब्बत तो क्या, मुझ में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। मुझे लगा कि मेरी दुआएं मेरे मुंह पर मार गया हो। क्यों क्यों मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं की? उसकी मोहब्बत को मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा? भाभी आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मारिया, ऐसे नहीं कहते मेरी जान। मानती हूँ तुमने आशिर की मोहब्बत को अपनी दुआओं में बहुत मांगा होगा। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे दिल की इस वक्त क्या हालत है। पर मेरी जान, यूँ अल्लाह से शिकवा मत करो। अल्लाह तो सबकी सब दुआएं कबूल करता है। उसकी शान तो है देना। वो अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। कमी तो हमारे मांगने में रह जाती है। मारिया के आंसू थम गए थे। वो माहीन की गोद में सर रखे उसे सुन रही थी। उसके बाल सहलाते माहीन ने फिर कहना शुरू कर दिया। अच्छा, देखो, हर वो चीज़ जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करती है, इसको किसी न किसी फ्यूल या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जहाज़, रॉकेट वगैरह। इसी तरह दुआ को भी किसी ताकत की ज़रूरत पड़ती है आसमान तक जाने के लिए। वो ताकत जो दुआ को ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय कराती है। और तुम्हें पता है कि वो ताकत कौन-सी है? वो एनर्जी क्या है? वो है अल्लाह पर यकीन। दुआ में जितनी ज़्यादा यकीन शामिल होगा, दुआ इतनी ही तेज़ी से ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करती है। और कम यकीन या यकीन के ना होने पर दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ही अटक जाती है। जब वो अल्लाह तक पहुँचती ही नहीं तो इसके पूरे होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और जो दुआएँ अल्लाह तक पहुँच जाती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि जो हमने माँगा होता है वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। तो हम अल्लाह से, जो अपने बंदों से बेशुमार मोहब्बत करता है, कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमें वो अता कर दे जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं? और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि जो हम माँग रहे होते हैं, वो इस वक़्त के लिए मुनासिब नहीं होता, जिस वक़्त हम माँग रहे होते हैं। तो अल्लाह मियाँ इस दुआ को बेहतर वक़्त के लिए उठा के रख देता है। तो ये भी होता है कि जो हम माँग रहे होते हैं, हम उसके काबिल नहीं होते। तो अल्लाह मियाँ पहले हमें उस चीज़ के काबिल बनाते हैं, फिर हमें वो चीज़ अता करते हैं। तो दुआएँ कबूल होती हैं, ज़रूर कबूल होती हैं। बस हमारे माँगने में यकीन शामिल होना चाहिए, कामिल यकीन। वो लगातार बोलती जा रही थी और मारिया उसकी गोद में सर रखे उसे सुनने में मगन थी। भाभी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आप ठीक ही कह रही हैं। शायद मेरी दुआओं में ही कमी रह गई है, या फिर इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। मारिया उसकी गोद में ही लेटे हुए कह रही थी। माहीन अपनी बातों का मस्बत असर देखकर खुश हुई। पर भाभी, मैं इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करूँगी। मैं क्यों बुरी बनूँ? इसे इनकार करना है तो वो खुद करे। मारिया उठकर बैठती माहीन से बोली, बिल्कुल, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इनकार करने की। इसे करना होगा तो वो खुद करेगा।
अच्छा, चलो अब उठो, तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर जाना है। और नीचे मामा भी तुम्हें बुला रही थी। माहिन खड़े होते हुए बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाएं। क्यों? क्यों नहीं जाना? उठो फौरन, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। वो उसे जबरदस्ती खड़ा करके कहती तैयार होने चली गई। माहिन तैयार होने रूम में आई तो सलार आईने के सामने खड़ा बाल जेल लगाकर सेट कर रहा था। माहिन के रूम में एंटर होते हुए उसने उसे की नखियों से देखा। माहिन कबर्ड से अपना ड्रेस निकालकर चेंज करने चली गई। वो चेंज करके आई तो सलार सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था। माहिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल ड्राई करने लगी। बाल ड्राई करके आंखों पर लाइनर लगाया, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाई और बाल पौनी में कैद करके दुपट्टा गले में डालकर अलमारी अलमारी की तरफ बढ़ी। अपना हैंडबैग लेने के लिए वो बिल्कुल कोई कॉलेज गर्ल लग रही थी। अलमारी से हैंडबैग लेकर वो पलटी तो उसका सर सलार के चौड़े शाने से टकराया। वो झटके से पीछे होती अलमारी से लगी। ये लो क्रेडिट कार्ड। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे जबरदस्ती थमाया। मध्यम रफ्तार से चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचा और हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले। एक, दो, तीन। बारी बारी तीन टिश्यू निकालने के बाद वो दोबारा उस तक आया और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। हाथ बढ़ाकर उसने टिश्यू पेपर उसके होठों पर रगड़े। फिर जरा नजदीक हुआ, हाथ बढ़ाया और माहीन के साइड की अलमारी के दरवाजे को खोला और जरा झुक कर एक काली चादर निकाली जिस पर लाल रंग के बेल बूटियां बनी हुई थी। चादर खोलकर उसने माहीन के गिर्द फैला दी, जिससे उसका कलियों सा सिरापा इस चादर में छुप गया। अगर इस घर में बाहर तुम्हारे गिर्द ये चादर होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आंखों में देखकर कहा था उसने। फिर थोड़ा झुका और उसके माथे पर बोसा दिया और चुपचाप कमरे से चला गया। मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को हमेशा ढका छुपा ही पसंद करता है और यही गैरतमंद मर्द की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो तो चला गया था पर उसे पत्थर कर गया था। उसने बेसाख्ता हाथ अपने गाल की तरफ बढ़ाया था तो हाथों पर कुछ नमी का एहसास हुआ। वो बेख्तियार मुस्कुराई तो उसके आंसू बह रहे थे, तशक्कुर के आंसू। वो उसे जाने अनजाने में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके चला गया था। वो इसे अपने होने का मान बख्श गया था। तो उसकी नफ़रत वो किधर गई? तो क्या अल्लाह ने उसकी दुआएँ सुन ली थी? तो क्या सलार मुस्तफ़ा के दिल में माहिन सलार की मोहब्बत ने जगह बनानी शुरू कर दी थी? भाभी, भाभी, मारिया आई। मोटे, सब जल्दी आएँ। वजीहा की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से बाहर आई। आंसू पोंछती चादर सही करती कमरे से बाहर निकली। वो नीचे पहुंची तो सब शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। सलार घर से बाहर जा चुका था। वो लोग भी निकल गए। मॉल पहुंचकर सब अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी हो गए। मारिया, तुमने वेडिंग ड्रेस चूज कर लिया अपना? सबके साथ ही चलते हुए माहीन को ख्याल आया। नहीं, वो मैं अकेले कैसे चूज करूं? आप हेल्प करेंगी तो ही फिर कुछ समझ आएगा ना। मारिया बोली, अच्छा चलो फिर पहले वेडिंग ड्रेस और इससे मैचिंग सामान ही खरीद लेते हैं, बाकी सब इतना बड़ा मसला नहीं। वजीहा आ जाओ, इसने वजीहा को साथ चलने के लिए पुकारा। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही, मैंने तो अभी अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया। तो तुम्हारी शादी हो रही है क्या, जो मैंने अब तक अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया? आखिरी जुमला मुआज ने खास इसके अंदाज में बोला था। मोटे, तुम चुप करो और भाभी आप चली जाएं, मारिया आप ही के साथ, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। वो पहले मुआज और फिर माहीन से बोली। इट्स ओके, डोंट वरी भाभी, आप दोनों जाएं, मैं इस बिल्ली का ध्यान रखूंगा कि कहीं भाग ना पाए। मुआज ने आखिरी जुमला कहते हुए माहीन की तरफ देखा, देखकर आंख दबाई। माहीन और मारिया हंसते हुए मॉल के ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ गई और वजीहा माज को घूरी से नवाज कर अपने सिलेक्शन में मसरूफ हो गई। मॉल में मौजूद तमाम लोगों से गुजारिश है कि मॉल को जल्द से जल्द खाली करें। हाई अलर्ट, मॉल के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है, आग तेजी से फैलती जा रही है, काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मॉल को जल्द से जल्द खाली करें। सलार मुसलसल माज और मारिया के सेल फोन पर ट्राई कर रहा था पर दोनों में से कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। टीवी पर मॉल में आग लगने की खबर सुनकर वो फौरन चाबी लेकर मॉल की तरफ निकला था और साथ साथ फोन भी ट्राई कर रहा था। मुआज मुआज ने फोन पिक कर लिया था। मुआज, तुम लोग ठीक हो? भाई, वो भाभी, क्या भाभी, क्या हुआ माहीन को? कहाँ है वो एकदम जुनूनी हुआ। भाई, वो मारिया, आपी और भाभी एक साथ ऊपर फ्लोर पर गई थी और ड्रेस लेकर आई थी, पर भाभी ऊपर पर्स भूल आई थी तो वो दोबारा लेने गई थी। मारिया इन लोगों को मिल गई थी और इसी ने सारी बात इन्हें बताई थी। तो तुम कहाँ मरे हुए थे? वो धाड़ा। आज ही तो सलार के दिल ने माहीन को माना था।
दिल की दुनिया बदली थी। इसे माहीन की मोहब्बत का एहसास हुआ था। और आज अल्लाह ये क्या हो गया? मेरी माहीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो सिसका। आज ज़िंदगी की बेएतबारी उसने देखी थी। कहाँ 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 है माहीन? सलार जब तक वहां पहुंचा तब तक मॉल का ऊपरी हिस्सा जलकर तबाह हो चुका था। भाई कुछ पता नहीं, यहाँ पुलिस बात ही नहीं सुन रही। मुआज बहुत घबराया हुआ था, जबकि मारिया और वजीहा मुसलसल कांपती हुई रो रही थी। सलार ने एक नज़र दोनों की तरफ देखा और बोला, आशिर को कॉल करो और तुम इन दोनों को लेकर फौरन घर जाओ। रश और अफरा तफरी की वजह से अपनी गाड़ी नहीं ढूंढी जा सकती थी। ये कहकर सलार पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा। वो बहुत उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे माहीन को खो देगा। वो ऑफिसर को माहीन का हुलिया बता रहा था कि इसके पास एक स्ट्रेचर गुजरा, जिस पर लेटे वजूद को देखकर मारिया चिल्लाई, भाभी। सलार ने इसकी चीख पर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजरों के ताकुब में देखा। वहां एक बुरी तरह जली हुई लड़की थी, जिसके चेहरे से भी इसकी शनाख्त नामुमकिन थी। वो माहीन थी, उसकी माहीन। मारिया भागकर उसकी तरफ बढ़ी। वो साकित खड़ा था, बिल्कुल साकित। मारिया बॉडी के हाथ पर मौजूद ब्रेसलेट को खंगाल रही थी। वो माहीन ही थी। सलार लड़खड़ाते कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा छुआ, जो मुकम्मल जला हुआ था। वो साकित था। चेहरे पर बहते आंसुओं तक का एहसास न हो रहा था उसे। किस तरह आशिर ने उसे सहारा दिया। किस तरह सब माहीन को लिया हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन अब वो हॉस्पिटल में बेंच पर बैठा सिसक रहा था। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से जाता देख रहा था। माहीन, आई लव, आई रियली रियली लव यू, प्लीज कम बैक, प्लीज फॉरगिव। वो सर हाथों में गिराए आंसू बहा रहा था कि डॉक्टर रूम से बाहर आए। वो उठा, पल में इन तक पहुंचा। आशिर भी साथ था और इतला पर घर वाले भी जमा हो गए थे। सलार ने पूछा तो डॉक्टर ने एक नज़र सलार की तरफ देखा और बोली, माहीन, माहीन कैसी है? देखें, सब्र करें, अल्लाह के हर काम में बेहतरी। मैंने आपसे पूछा है माहीन कैसी है, आंसर मी। वो इनकी बात पूरी होने से पहले ही धाड़ा। आशिर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शी इज नो मोर। हम इन्हें नहीं बचा सके। वो बुरी तरह जली हुई थी। बॉडी का हर पार्ट मुतासिर था और फेस तो इतनी बुरी तरह डैमेज था कि मुझे हैरत है कि आपने इन्हें कैसे पहचान लिया। सब सख्ते में थे। सलार लड़खड़ाता हुआ बेंच पर बैठा था। इसकी नजरों में पिछले गुजरे सारे सीन चल रहे थे। इसका और माहीन का मिलना, इनकी नफरत और मोहब्बत, वो तो अब होने लगी थी। ये क्या हो गया था? वो सर झुकाए मातम कर रहा था कि इसका फोन बजा। फोन की बेल पर इसने पॉकेट से फोन निकाला। खाली खाली नजरों से स्क्रीन को देखा और पिक कर लिया। सर, आरजू इंडस्ट्रीज से जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो लोग अब मसला कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं। और इससे पहले वो और कुछ कहता, वो कॉल काट चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। कॉल दोबारा आने लगी। सलार की आंखें पल भर में लाल हुई। वो खड़ा हुआ, फोन उठाया। तो मैं समझ नहीं आ रहा, मैं बात नहीं करना चाहता। मेरी बीवी मर गई है, मेरी माहीन। वो चिल्लाया, पर आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। आज उसकी आवाज में उसका टूटापन बोल रहा था। सलार, वो थमा था इस आवाज पर। यह आवाज तो माहीन की थी। माहीन? सलार, मुस्तफा की माहीन। दूसरी तरफ से एक हाथ से फोन कान से लगाए, दूसरा हाथ मुंह पर रखे वो अपनी सिसकियों को दबा रही थी। माहीन, माहीन, कहाँ हो तुम? सलार, मैं जिमी के साथ हूँ। वो, मैंने पूछा है किधर हो तुम? एड्रेस बताओ। जिमी का नाम उसे आग लगा गया। माहीन से एड्रेस पता करने के बाद वो वहां से निकला। निकलते वक्त इसने सबको बता दिया था कि वो माहीन को लेने जा रहा है। सब खुशी के साथ हैरान भी हुए, मगर किसी ने इस वक्त कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। माहीन सलार उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। वो फ्लैट था। दरवाजा माहीन नहीं खोला था। सलार फौरन आगे बढ़ा और इसे गले लगा लिया। चंद पल वो इसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए खड़ा रहा, जैसे उसके होने का यकीन कर रहा हो। फिर उसकी तरफ देखा। माहीन शर्म और घबराहट से लाल हो रही थी। सलार ने इसके माथे पर बोसा देकर इसे खुद से अलग किया। तुम यहाँ? सलार ने माहीन से कुछ कहना चाहा, मगर पीछे जिमी को देखकर वो खामोश हो गया। माही मॉल में आग लगने के डर की वजह से बेहोश हो गई और इत्तफाकन उस वक्त मैं भी वहीं था, तो माही को साथ लेकर सेफ्टी से बाहर निकल आया। जिमी बोला। उसका लफ्ज लफ्ज सलार को आग लगा रहा था। माही, चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे घर में। जिमी को इग्नोर करते सलार ने कहा और कहते साथ ही माहीन को पकड़े घर से बाहर निकल गया। भाभी, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक है, वरना हमारी तो जान ही निकल गई थी। और सलार भाई? वो तो पटर पटर बोलती वजीहा को सलार की घुरी ने चुप कराया। बेटा, कभी दूसरों को भी मौका दे दिया करो। शाबाश, उठ जाओ। शकूरा को कहो कि लाल मिर्चें लेकर आए, मैं अपने बच्चों की नजर उतारूं। सलार की मोम फसीहा बेगम ने कहा।
नज़र उतारने के बाद फसीहा बेगम बोली, माहीन जाओ शाबाश बेटा, अब तुम आराम करो, फिर आगे वैसे भी बहुत थकन के दिन आने वाले हैं। जाओ शाबाश। माहीन के जाते ही वो वजीहा अपनी देवरानी की तरफ मुड़ी। वो वजीहा और अपनी देवरानी की तरफ मुड़ी। तबाहत महविश कहाँ है? भाभी वो सुबह गई थी ना अपनी फ्रेंड के साथ, तो अब रात तक ही आएगी। तबाहत देखो, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ कि वो अब शाम तक नहीं रात तक आएगी। बुरा ना मानना, पर इतनी ढील अच्छी नहीं होती। और महविश फितरतन भी खासी जिद्दी तबीयत की है, कल को पराए घर जाकर घर बसाना है उसने। फसीहा बेगम इन्हें समझाते हुए बोली। लड़कियां इन लोगों को आपस में बात करता देखकर खिसक गई थी। जी भाभी, मैं समझ रही हूँ, पर आपने और भाई साहब ने भी कुछ अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। आप लोगों ने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से महीन को महविश की जगह कबूल कर लिया। मेरी बेटी का दिल बहुत टूटा है। सबाहत बेगम ने शिकवा किया। सबाहत, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मुझे अफ़सोस हुआ था मेरी महविश के लिए, जब मुझे महीन के बारे में पता चला था। पर यह तो नसीब की बात है ना, क्या पता अल्लाह ने महीन के साथ सलार से कोई बेहतर जोड़ रखा हो। फतीहा बेगम ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं। भाई मेरे लिए भी होगा कोई मिस्टर परफेक्ट, मिल जाएगा जब मिलना होगा। तो मॉम डोंट वरी। और हाँ, मेरी ताई अम्मी को कुछ नहीं कहा करें, ताई अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, है ना ताई अम्मी? महविश ने पहले सबाहत बेगम के गले में बाहें डालकर कहा और फिर फतीहा बेगम के पास बैठकर इनसे पूछने लगी। बिल्कुल मेरी जान हो तुम तो। इनकी बात पर महविश मुस्कुराई, मगर दिल ने कहका लगाया, ताई अम्मी मेरा नसीब तो आपका बेटा ही बनेगा। माहिन लेटी छत को देख रही थी। बराबर सलार लेटा सो रहा था। भाभी अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, वरना हमारी तो जान ही निकल गई थी। और सलार भाई, वो तो वजीहा का कहना माहिन को याद आया। वो एकदम उठ बैठी, आंखों से आंसू एकदम बहना शुरू हो गए। इसे वो लम्हा याद आया जब वो और सलार पहली दफा मिले थे। फिर वो लम्हा जब इनका निकाह हुआ था। वो रो रही थी। उसे बुआ का कहना याद आया, तो बेटा ये जो निकाह होता है ना, वो सिर्फ कागजात पर दस्तखत कर देने या फिर 3 मरतबा कबूल है बोल देने तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत रिश्ता होता है। अल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम खुद ही डाल देता है। तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल में भी उसकी मोहब्बत डाल देगा। फिर उसे जिमी का कहना याद आया जब वो इसके फ्लैट पर थी, तो इसने पूछा था, माही क्या सलार मुस्तफ़ा तुमसे मोहब्बत करता है? अल्लाह ने इसके दिल में तो मोहब्बत तो उसी वक्त डाल दी थी। और सलार, हिचकियों के बाद पर सलार की आंख खुली तो इसने साथ बैठी माहिन को रोते देखा। वो फौरन से उठ बैठा। माहिन सलार की आवाज़ पर उसने सर उठाया। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। माहिन क्या हुआ? सलार ने ज़रा करीब होकर फिक्रमंदी से पूछा। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? वो रोते हुए बोली। सलार ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कुछ पल इसे देखता रहा। फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या आप डू यू लव मी? रोते रोते हिचकियों के दरमियान बड़ी मुश्किलों से उसने पूछा। उसके सवाल पर सलार ने नजर भर कर उसे देखा और उसका हाथ पकड़ा। अगर यह सवाल तुम मुझसे 1 हफ्ता पहले तक पूछती तो मैं कहता कि आई हेट यू मिस माहिन जुल्फ़िकार। पर अब सलार मुस्तफ़ा माहिन सलार के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। पता नहीं कब कैसे मुझे ये लगने लगा है कि माहिन सलार, आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम इन लव विद यू। धीमे धीमे रुक रुक कर कहते वो माहिन को गले लगा चुका था कि ये मोहब्बत कैसा जज्बा है जो यकदम से पैदा हो जाता है। दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लग जाते हैं, अना ख़त्म हो जाती है। दिल का हाल बताना था उनको, और ये बताने बताने में ही ज़माने बीत गए। अज़ोन शाह, अज़ोन शाह। माहिन बेटा जाओ, जाकर देखो मारिया रेडी है, और वजीहा को देखो वो कहाँ है। आज आशिर और मारिया का निकाह था, सब तैयारियों में बिजी थे। माहिन मारिया के कमरे में पहुंची तो मारिया बेड पर तैयार बैठी सोचों में गुम थी। मारिया, क्या सोच रही हो? माहिन ने प्यार से मारिया के पास बैठकर पूछा। भाभी मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, वो डरे डरे लहजे में बोली। माहिन समझ रही थी इसकी कैफियत। भाभी की जान, डरने की क्या बात है? पुप्पो पुप्पा भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में मौलवी साहब भी आते होंगे, फिर निकाह हो जाएगा और आशिर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वक्त के साथ साथ वो नॉर्मल हो जाएगा। वो बहुत प्यार से मारिया को समझा रही थी। अच्छा भाभी, मॉम डैड आ गए हैं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मारिया बोली। वो अभी अभी आए हैं, नीचे मॉम से मिल रहे हैं। भाभी आपको पता है, हम ना शुरू से ऐसे ही हैं। मामू मामी के हाँ ही रहते हैं, बराबर में ही घर है, लेकिन मामू ममानी के यहाँ रहते हैं। सिर्फ किसी काम से ही अपने घर जाते हैं। आखिरी जुमला इतने हंसते हुए बोला था। अरे अरे आप ही, आप तैयार हो गई हैं?
تو ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں۔ آ جائیں بھابھی، وجیہہ کمرے میں آتے شروع ہو گئی تھی۔ اچھی سی سیلفی لے کر وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ اپی ذرا مسکرائیں، آپ کی ایک سیپریٹ پکچر بھی لے لوں، اب یہ پکچر میں عاشر بھیا کو بھیجوں گی۔ وجیہہ آنکھیں مارتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ماریا کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ ماریا کے پیرنٹس وہاں آ گئے تھے۔ وہ ان سے ملنے لگی۔ ماہین بھی کام دیکھنے کا کہہ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ عاشر تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، تم اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ عاشر میں خود بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، پر میں موم ڈیڈ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ عاشر پرتعش اور دبے دبے لہجے میں بولا۔ عاشر بٹ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز ڈونٹ ڈو دس ود می، میں مر جاؤں گی، پلیز کچھ کرو، اپنے پیرنٹس کو سمجھاؤ۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بول رہی تھی۔ عاشر نے فون کاٹ دیا اور سر ہاتھوں میں دیے بیٹھ گیا۔ عاشر تم اب وہی کرو گے جو میں کہوں گی، میری 3 سالوں کی محنت ہے، اتنے سال تم پر محنت کی، اور اب جب پھل ملنے کا وقت آیا ہے تو تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کی جھولی میں جا کر گرنے دوں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عائشہ پیر جلی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ عائشہ کی نظر صرف اور صرف عاشر کی دولت پر تھی۔ عائشہ نے موبائل اٹھایا، میسج سینڈ کیا عاشر کو، اور سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹن ٹن کی آواز پر اس نے موبائل اٹھایا۔ آیا ہوا میسج پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نکاح کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اب وہ سب روم میں تیار ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹن ٹن کی آواز پر اس نے موبائل اٹھایا۔ آیا ہوا میسج پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ نکاح کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر روم میں تیار ہو رہی تھی۔ لال ساڑی، گولڈن جھمکے اور میچنگ کے لائٹ میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ وہ ڈریس تھا جو صبح سالار نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ وہ ڈریسنگ سے اسٹریٹنر اٹھا کر بال اسٹریٹ کرنے لگی۔ بال اسٹریٹ کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہیلز پہننے لگی۔ ابھی وہ جھک کر پہن ہی رہی تھی تاکہ کہ اسے اپنے پیروں پر اپنے علاوہ 2 ہاتھ اور دکھائی دیے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ سالار تھا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اٹھی ہوئی ناک سے مغرور بنا رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں سے ہٹائے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے سرخ مخملی لمبی ڈبیاں نکالی، کھولی اور اس میں سے چہکتی پائل نکالی اور ڈبہ مہین کی گود میں رکھا اور اس کا پیر اپنی گود میں رکھا۔ اس میں پائل پہنائی اور جھک کر اس کے پاؤں پر موجود پائل پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہین کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا جس کو اس نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ سے پونچھ ڈالا تھا۔ دوسرے پاؤں پر بھی پائل پہنائی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنی محبت کی زنجیریں تمہارے قدموں میں ڈال چکا ہوں، ان کو جب بھی توڑنے کی کوشش کرو گی اپنے ہی ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کرو گی۔ میری محبت کی قید میں جب تک رہو گی خوش و مطمئن رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ دھیمے دھیمے نرم لہجے میں کہتا اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا اور وہ اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو اس کا تھا۔ اب اس کے ساتھ آ کر بیٹھنے پر وہ مطمئن سی اس کے کندھوں پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ مولوی صاحب اور سب مہمان آ چکے۔ ماہین ماریا کو لیے اسٹیج پر پہنچی۔ نکاح کا انتظام ان کے لان میں ہوا تھا۔ اس کو وہاں بٹھایا گیا اور ایک پل کو اس کی نظر ساتھ بیٹھے عاشر سے ٹکرائی۔ کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جو اسے پل بھر کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ اب بھی ساکت تھی کہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی تو ساتھ بیٹھی ماہین نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونکی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا تو وہ بولی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ماریا سے فارغ ہو کر مولوی صاحب نے عاشر سے پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ چپ رہا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا قبول ہے؟ صباحت بیگم نے اس کا کندھا ہلا کر جواب دینے کو کہا پر وہ جواب دیے بغیر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ امی اپنی ماں کو دل تھام کر گرتا دیکھ کر ماریا اور وجیہہ ان کی طرف لپکی۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ ICU کے باہر لٹی پٹی حالت میں بیٹھی وہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے عاشر کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ پھپھی کی طبیعت کا سن کر وہ فوری ہاسپٹل پہنچا تھا کہ سامنے سے آتی ماریا نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ اگر میری موم کو کچھ ہوا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دھاڑتی ہوئی وہ اس کی باہوں میں گری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہاتھوں میں سر دبیجے دیے بیٹھا ہوا تھا۔ ماریا کا گھرانا اور پھر اس کے باہوں میں بے ہوش ہو جانا بار بار اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جو کچھ میں نے عائشہ کے کہنے پر کیا، کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟
وہ خود سے بولا تھا، اللہ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ 25 سالہ مضبوط مرد آج بے بس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے تو بار بار وہ ماریا کے خیال آنے پر تڑپ کیوں رہا ہے۔ عاشر بھائی، وجیہہ چیختے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے قریب پہنچی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی وجہ سے میری آپی موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ نہ وہ جی رہی ہیں نہ مر رہی ہیں، بس تکلیف میں ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں اس سب کے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ عاشر بھائی، وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر معاذ بھی کمرے میں آ گیا تھا اور زمین پر بیٹھی وجیہہ کو تھاما تھا۔ معاذ، وجیہہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہوا ہے ماریا کو؟ عاشر نے معاذ سے پوچھا۔ معاذ نے اس کے سوال پر اس کی طرف دیکھا۔ عاشر یار، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہوا کیا ہے ماریا کو؟ بتاؤ تو صحیح۔ نروس بریک ڈاؤن اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی ہے، وہ دھیمے سے بولا۔ اس کی بات پر عاشر لڑکھڑایا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر معاذ وجیہہ کو لیے اس کے کمرے میں نکل گیا۔ ماریا کی موم کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، لیکن ماریا کی طبیعت کا سن کر وہ بہت پریشان تھی۔ وجیہہ اپنی جگہ ماریا کے لیے دعاؤں میں مصروف تھی۔ سالار اور ماہین ماریا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ مہوش عاشر کے پاس آئی۔ عاشر کمرے میں لائٹس آف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی، وہ ہلکے سے بولی۔ لائٹس آن کرتے وہ اندر آئی، عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماریا بہت اچھی ہے بھائی، میری اس سے خاص دوستی نہیں رہی، لیکن وہ بہت اچھی ہے۔ مہوش عاشر پر نظر ڈالی جو نظر جھکائے سے سن رہا تھا۔ بھائی، آپ کو پتا ہے بچپن سے میری اور سالار کی بات طے تھی، میں اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے گال پر ٹپکتے ایک آنسو کو پونچھا تھا۔ لیکن پھر ماہین آ گئی۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا تھا، سالار کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ عاشر نے ایک نظر اپنے سے 1 سال چھوٹی بہن کو دیکھا جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس سے کچھ شیئر کر رہی تھی۔ اتنی دفعہ دل چاہا کہ ماہین کی جان لے لوں یا ان دونوں کے بیچ نفرت پیدا کر دوں، پر میں کبھی کچھ کر ہی نہیں پائی۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میری موم نے میری تربیت ایسی نہیں کی۔ کہہ کر اتنے گہری سانس بھری۔ عاشر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اسے ہمت دی ہو۔ لیکن اب میں قبول کر چکی ہوں حقیقت کو، وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ یا تو وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا یا میں اس کے لیے اچھی نہیں تھی، یا تو وہ میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں تھی۔ آنسوں کو روکتی وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی اور وہ پیچھے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وجیہہ معاذ کے ساتھ ہاسپٹل آئی ہوئی تھی، ماریا سے بات کرنے، اس سے التجا کرنے، اسے یہ بتانے کہ اس کا یوں روٹھنا سب کو کتنا تکلیف دے رہا ہے، مگر سب بے سود تھا۔ وہ جس سے روٹھی تھی وہ باخبر ہو کر بھی منانے نہ آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار طویل کر رہا تھا۔ شکر عاشر نے انکار کر دیا عین نکاح کے وقت، ورنہ میری سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ عاشر اپنی پریشانی الجھن شیئر کرنے عائشہ کے گھر آیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوتا چلا گیا، لیکن پھر ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر اسے رک جانا پڑا۔ اندر کمرے سے آتی عائشہ کی آوازیں اس کی اوقات واضح کر رہی تھی۔ ویسے ہی عاشر، فیضان سے بھی بڑی پارٹی ہے، کسی دوسری لڑکی کی آواز آئی۔ وہی تو، جبھی تو اتنے سال اس کے پیچھے پڑی ہوں، ورنہ تم تو جانتی کہ عائشہ کسی پر اتنا سال ضائع نہیں کرتی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر جو وہ سن چکا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ فنا کر دے۔ اتنے سال سے وہ صرف اور صرف ایک لڑکی کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہسپتال جا رہا تھا، بس اسے اب وہ اور دیر نہیں کرنی تھی کہ ماریا امید چھوڑ بیٹھے اس کے آنے کی۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا تھا، ایسی غلطی جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ ماہین بھابھی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی تھی۔ کون آیا ہے؟ ماہین بال برش کرتی مصروف سے بولی۔ بی بی جی، کوئی جیمی صاحب ہے۔ جیمی؟ اچھا، اس کو بٹھاؤ تم، میں آتی ہوں۔ ماہین اس کو بول کر الماری سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے وہ نیچے آئی تو جیمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جیمی نے حیرت سے ماہین کی طرف دیکھا۔ سر پر لپیٹا اسکارف، کندھے پر پھیلا دوپٹہ اور پھر اس کا سلام کرنا۔ کیسی ہو ماہی؟ اتنی بدل گئی ہو۔
कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा था गले मिलने के लिए, लेकिन माहिन ने हाथ के फासले से दूर से ही रोक दिया। वो झींक कर पीछे हो गया। बैठो। माहिन के कहने पर वो बैठा। उसके साथ ही सामने सोफे पर माहिन बैठी। माही, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो और मैं तुम्हें नाखुश देख नहीं सकता। मोहब्बत का मैं दावा नहीं करूंगा वरना तुम मुझे गुजरे दिनों का ताना मारोगी, कहकर इसने गहरी सांस भरी और माहिन के तासुरात जांचने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल स्पॉट थे। माही, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सलार जैसे शख्स के साथ रहकर तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपना सामान पैक कर लो और चलो मेरे साथ। यहाँ से सीधा हम कोर्ट जाएंगे, हम खुला का केस दायर करवाएंगे। कहते हुए जिमी की नज़र उठी और सामने दरवाजे पर खड़े सलार पर पड़ी, जिसके तासुरात बाखूबी इस बात का पता दे रहे थे कि वो उसकी सारी बातें सुन चुका था और गलतफहमी का शिकार हो चुका है। और माहिन इस बात से बेखबर थी। सलार मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी की हुई बकवास आज तो मैंने सुन ली, मगर आइंदा इस तरह की कोई भी बकवास हमारी दोस्ती पर बहुत गहरा और बुरा असर छोड़ सकती है। और हाँ, एक बात याद रखना जिमी, अगर कभी मुझे लगा कि हमारी दोस्ती सलार और मेरे रिश्ते के बीच आ रही है, तो मैं अपने और सलार के रिश्ते के लिए इस दोस्ती की कुर्बानी देने में लम्हा नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई लव हिम वेरी मच। और इसके लिए की मोहब्बत मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, मेरे महरम की मोहब्बत। वो मतानत भरे अंदाज में अपने जज्बों को जबान दी थी। ओके माही, आई विश कि तुम खुश रहो और चलो अब मैं चलता हूँ। वो शायद हार गया था। माहीन के ताकतवर जज्बों ने उसके कमज़ोर इरादों को शिकस्त दे दी थी। आशिर अस्पताल पहुंचा। रूम नंबर पता करके वो मारिया तक पहुंचा। वजीहा उसे देखकर चौंकी थी, पर कमरे से चली गई थी। अब वो और मारिया थे और गहरा सन्नाटा था जिसको उसकी आवाज ने तोड़ा। मारिया, वो इतने धीमे लहजे में बोला कि उसके खुद के कानों ने भी मुश्किल से सुना था। मारिया, मुझे माफ कर दो। अब कि वो इसके पास बैठा और उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें बहुत धुतकारा, कितनी दफा तुम्हारी मोहब्बत की तजलील की, पर मारिया तुम्हारी मोहब्बत बहुत ताकतवर थी, जिसने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसकी एक आंसू का कतरा बहकर उसके अपने हाथ में मौजूद मारिया के हाथ पर टपका। मारिया, मुझे माफ कर दो और मुझे ये हक दे दो कि मैं तुमको अपना दिल चुराने की सजा दे दूं। वो इसके हाथ चूमते हुए बोला था। मैंने आपको माफ किया आशिर मुर्तजा। मारिया की आवाज पर उसने झटके से सर उठाया। दोनों की नजरें मिली। एक की नजरों में कुछ पा लेने की खुशी थी और दूसरे की नजरों में कुछ जीत लेने का इत्मीनान था। आपकी इतनी बेरुखी और बेइतनाई के बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करना ना छोड़ पाई। आपके लाख धुतकारने के बावजूद तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कमी ना आई। आशिर, मैं अपने आप को अभी बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ। आपके इकरार ने मेरी रूह को मुतमईन कर दिया है। बिलाखिर मेरा नसीब बिलाखिर मेरी बदनसीबी मोहब्बत जीत गई। लेकिन आशिर, मोहब्बत ने मेरी जीतने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि मेरा वक्त आ चुका है। मेरे रब का मेरे लिए बुलावा आ चुका है। पर मैं बहुत खुश हूँ आशिर कि मैं जाते हुए तुम्हारी मोहब्बत का मान साथ लेकर जा रही हूँ। खुदा हाफिज। आखिरी जुमला लड़खड़ाकर कहते हुए वो साकित हो चुकी थी और वो बैठा उसके लफ्जों में खोया हुआ था। पीछे कमरे में दाखिल होती वजीहा ने मारिया के बेजान वजूद को देखकर चीख मारी। आप ही। जिमी के जाने के बाद वो कमरे में आई तो कमरे का हशर देखकर दंग रह गई। बेड पर उसका सूटकेस रखा हुआ था और सलार इसमें इसके कपड़े ठूस रहा था। सलार, ये क्या कर रहे हैं आप? वो फौरन से आगे बढ़ी और इसका हाथ थामकर उसे रोका, पर वो रुका नहीं। धीरे से अपने हाथ पर से माहिन का हाथ हटाकर फिर से अपने काम में मशगूल हो गया था। क्या हो गया है आपको? वो एक दफा फिर इसका कंधा झंझोड़ कर बोली। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तुम जा रही हो अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ, तो मैंने सोचा तुम्हारा बैग पैक कर दूं। वो अपने काम में मसरूफ धीमे मगर ठंडे लहजे में बोला। अब के वो थमी। बेयकीनी से उसकी आंखें फैली। वाकई आपकी नज़र में मैं इतनी बेएतबार हूँ? वो बेयकीन सी थी, मगर अगले ही पल वो आगे बढ़ी और सलार के हाथ से अपना सूटकेस झपटा और सूटकेस बंद करते हुए बोली, अगर ऐसी ही बात है ना सलार मुस्तफ़ा, तो वाकई मुझे चले जाना चाहिए। मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए नहीं गुजार सकती। वो बोलती हुई अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी, चादर निकाली, कंधों पर डाली, अपने आंसू पोंछे और अपना सूटकेस घसीटती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर अगले ही पल सलार उसका हाथ थामकर उसे रोक चुका था।
मुझ बेवकूफ़ को यूँ तन्हा छोड़कर चली जाओगी? वो इसे अपने करीब करते हुए बोला था। हाँ, मैं चली जाऊँगी, वो रोते हुए भारी आवाज़ में बोली। इसकी बात पर मुस्कुराते हुए वो इसे अपने सीने से लगा चुका था और वो फूट-फूट कर रो दी थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सालार, मेरे पास आपके अलावा जीने की कोई वजह नहीं। माहीन सालार का दिल आप चुरा चुके हैं और इस चोरी की सज़ा आपको सारी ज़िंदगी मिलेगी। इसके रोते-रोते कहने पर सालार ने दिल खोल कर कहका लगाया था। इस नाचीज़ को तुम्हारी दी हुई सारी सज़ाएँ दिल से कबूल है। वो झुककर इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ता हुआ बोला था। 6 साल बाद माहीन 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 की आवाज़ें देता सालार सीढ़ियों से उतर रहा था कि सामने से आती वजीहा को देखकर माहीन का पूछा, वजीहा तुमने माहीन को देखा है? वो कहाँ है? भाई भाभी तो किचन में है, बच्चों की फरमाइश पर स्नैक्स रेडी कर रही हैं। इसकी बात सुनकर सलार किचन की तरफ चल दिया। मारिया की मौत इस घर के सब लोगों के बहुत ही दर्दनाक हकीकत थी। मारिया की मौत के 1.5 साल बाद तमाम बड़ों की मुत्तफिक राय और मौत की पसंद के बायस वजीहा और माज का निकाह कर दिया गया था और शादी के 1 साल बाद इन दोनों को अल्लाह ने एक सेहतमंद बेटी से नवाजा था, जिसका नाम वजीहा ने परीशे रखा था, जबकि माहीन और सलार को अल्लाह ने सेहतमंद 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम आशिर ने रखा था। बेटी का नाम मारिया और बेटे का नाम इबाद। महविश की भी शादी अफान नामी कामयाब बिजनेसमैन से हो गई थी और अब वो अपने शोहर और एक 4 साला बेटे के साथ कनाडा में खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। रुक गया था जो तो वो बस आशिर था, जो आज भी मारिया की याद में अपनी वीरान जिंदगी के पल काट रहा था। दिल में बसने वाली ये लड़की, कहीं दिल तूने चुरा लिया मेरा। मैं तो तन्हा बैठा हूँ अब, तेरी याद में जीता हूँ, तेरी याद में मैं मरता। ऐ प्यारी लड़की, क्यों तुम मेरे दिल को बंजर करके मिट्टी तले जहाँ आबाद किए बैठी हो, दिल को मेरे चुरा कर मुझे ही दगा दे बैठी हो। क्यों मुझे तन्हा इस जहां में जीने की सजा दिए चली गई हो। जुनेशा। वो अपनी बालकनी में बैठा चाय पीता अपनी डायरी में गजल लिख रहा था। एक नज़र उसने नीचे बैठे चाय पीते माइन सलार वजीहा और मुआज और इनके बराबर खेलते बच्चों पर डाली और उसकी आंख से आंसू टपका मारिया की याद में। लें जी, आज का हमारा नावल जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी सिर्फ 2 पार्ट ही थे और छोटा नावल था लेकिन बहुत अच्छा नावल था, अच्छी स्टोरी थी, मज़ा आया नावल देख के। लेकिन मुझे जो लगता है कि लेकिन मुझे लगता है कि इनको मारिया को मारना नहीं चाहिए था, मारिया की भी एक हैप्पी एंडिंग कर देते। यहाँ माज की और वजीहा की इन्होंने हैप्पी एंडिंग की है और सलार की और माहीन की, वहीं ने मारिया की और आशिर की भी एंडिंग क्या ना हैप्पी कर देनी चाहिए। तो बेचारों को मार के क्या मिला इनको। लेकिन चले, नॉवल लिखने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा ये तो वही बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल नॉवल आज का ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी राय का इज़हार कर दिया है कि नॉवल अच्छा था, लेकिन मुझे था कि मारिया और आशिर की एंडिंग भी हैप्पी होनी चाहिए थी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एंडिंग इन्होंने अच्छी की है कि नहीं की है। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नए नॉवल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।